रघुराम नाम का एक आदमी सज्जनपुर गांव गया था। वहां की जनता को देखकर वो चौंक गया। अरे, यहाँ तो सारे इतने काले हैं। यहाँ ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये सोचते हुए अपने ऑटो में एक ब्यूटी पार्लर खोला और उसे सज्जनपुर लेकर आया। इस ऑटो को गांव वाले अजीब नजरों से देखा करते थे। एक देहाती ऑटो के पास आकर, भैया, ये कौन सा दुकान है? क्या बिकता है यहाँ पे? भैया, ये मिनी ब्यूटी पार्लर है। लड़कों के लिए नए हेयर स्टाइल्स बनाना और उनको रूपवान बनाने का काम करते हैं। भैया, शादी के लिए जब भी लड़की देखने जाता हूँ तब मेरे काले होने की वजह से मुझे ठुकरा देते हैं। मुझे आप गोरा बना दो। आइए आइए, आपके लिए ही रखा है ये ब्यूटी पार्लर, कहकर देहाती पर एक फेशियल मास्क लगा देता है। इससे देहाती एकदम गोरा हो जाता है। ये देखकर और देहाती, भैया मुझे भी वो क्रीम दे दो, बोलकर रघुराम को पैसे देता है। एक और देहाती आता है, भैया मुझे 2 बॉटल दे दो, कहकर रघुराम को पैसे दे दिया। ऐसे गांव वाले लगातार इस क्रीम को खरीदने लगे। उस दिन शाम को रघुराम अपने शागिर्द से, चेहरे पे काला रंग लगाकर, क्या बढ़िया एक्टिंग की तूने। गांव वाले लगातार क्रीम खरीदने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रीम की वजह से तू काले से गोरा हो गया। ऐसे उन दोनों ने पैसे बांट लिए। और छोटे छोटे गांवों में बेचने लगे और बहुत पैसे बनाए। एक दिन एक देहाती आकर, भैया ये क्या है? आपका क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी मैं काला ही हूं। रघुराम डरते हुए, भैया ये क्रीम लगाने के बाद 2 दिन धूप में नहीं जाना चाहिए। आप गए थे क्या? हाँ, मैं बाहर गया था। अरे यार, इसीलिए तुम्हारा चेहरा टैन हो गया। ये लो एंटी टैन क्रीम, अब आप पक्का गोरा हो जाओगे। इस तरह रघुराम सभी को उल्लू बना रहा था। एक दिन एक लड़का रघुराम के पास आकर, भैया मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती है क्योंकि मैं काला हूँ। अरे छोटू, ये क्रीम इस्तेमाल कर, इससे तू गोरा हो जाएगा और तेरे पीछे 100 गर्लफ्रेंड घूमेंगी। ये सुन के लड़का बहुत खुश हो गया। बाप रे, 100 गर्लफ्रेंड, सोच के ही थ्रिलिंग सा लग रहा है। थैंक यू भैया, वैसे मेरा नाम किशन है, कहकर निकल जाता है। उस दिन शाम को किशन अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और तुरंत उसका चेहरा जलने लगता है। किशन चिल्लाते हुए, हे राम, बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है मेरा चेहरा। किशन के पापा ये देखकर, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसे लाल क्यों हो गया है? तब किशन अपने पापा को पूरी कहानी सुनाता है। किशन के पापा गुस्से में, क्या इस एसआई के बेटे को ही धोखा देकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया, कहकर किशन को लेकर ऑटो ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचता है। वहां रघुराम को देखकर, ओए मेरा बेटा यहाँ गोरा होने के लिए आया था, तुमने उटपटांग क्रीम लगाने को बोल दी और ये देखो नतीजा। रघुराम डर गया। सर, गलती से एक क्रीम की जगह दूसरा क्रीम दे दिया सर, माफ कर दीजिए। ये लीजिए दूसरा क्रीम, ये इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा गोरे हो जाओगे। ये सुनकर एसआई, अच्छा तुम एक काम करो, पहले तुम ये क्रीम लगाओ, नतीजा देखकर हम खरीदेंगे। रघुराम अपने ही जाल में फंस गया और चुपचाप वो फेस मास्क लगा लिया। तुरंत रघुराम चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, मेरा चेहरा जल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है, कहकर चिल्लाने लगा। ये देखकर जनता चौंक जाती है। एसआई गांव वालों को, क्यों भाइयों, सुंदरता सिर्फ गोरेपन से आता है? काले लोग बड़े लोग नहीं बन सकते? हमारे देश को चलाने वाले बहुत सारे महान लोग काले थे। अब तो अपनी सोच बदल लो। काला होना श्रम की निशानी है। आप सभी को इसका गर्व होना चाहिए, नहीं तो ये रघुराम जैसे लोग हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, कहकर रघुराम को जेल में डाल देता है। गंगा गांव नाम के छोटे से गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होने से उसमें खूब जिंदगियां पलती थी। इसकी वजह से वो गांव वाले इस तालाब से मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। गंगा गांव में मछुआरों के अलावा और कोई नहीं रहता था। उस गांव में बिशन नाम का एक मछुआरा बूढ़ा और बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया।
उसकी पत्नी शांति उसे दवाई देकर उसकी ध्यान से देखभाल करती थी। बिशन का बेटा नूतन अपने पिता का कारोबार संभालते हुए परिवार की देखभाल करता था। नूतन बहुत होशियार था। वो नए नए तरीकों से मछलियां पकड़ना और उसके लिए चाहने वाले चीजों के बारे में दूसरे मछुआरों को बताता था। और तो और कौन से गांव में कौन सी मछली का कितना डिमांड है, कितने में बेचना चाहिए, वो सब बताता था। सारे मछुआरे नूतन के कहे बातों का पालन करते थे। इस तरह सब खुशी से जी रहे थे कि एक दिन उस तालाब के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से विक्रम बल्ला नाम का आदमी का असिस्टेंट कार से उतरा। ये कौन है? सोचते हुए उनकी ओर देखने लगे। विक्रम के हाथ में कुछ कागजात थे। विक्रम मछुआरों से, अब से आप लोग इस तालाब में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये तालाब की जगह मेरे परदादा की है। अब तक मुझे ये बात नहीं पता थी, बस परसों ही मुझे ये कागजात मिले हैं। ये जगह तालाब में बदल गया और आप गांव वाले इसे कारोबार कर रहे हो, ये पता चला। आप लोग खिलाफ जाओगे ये मुझे पहले से ही पता था, इसलिए कोर्ट ऑर्डर भी लेकर आया हूँ। इसलिए अब से तुम लोगों में से कोई भी अगर इस तालाब में गया तो उन पर एक क्रिमिनल केस फाइल करूंगा। कम से कम 4 साल जेल की सजा भी मिलेगी, ध्यान रहे। बेटा, हम सब इस तालाब पर निर्भीक होकर ही जी पा रहे, अब अचानक आकर इस तालाब में जाने से मना करोगे तो हम सब भूख से ही मारे जाएंगे। बेटा, भूख से मरोगे या प्यास से मरोगे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो अभी के अभी पुलिस को बुलवाकर तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा। जरा सा दया करो बेटा। यूं कुछ कह ही रहा था कि नूतन उसे रोककर वहां से ले गया। फिर सब वहां से चले गए। विक्रम अपने असिस्टेंट से, रे सुना है इस तालाब में ढेर सारे मछलियां हैं। हम दूसरे गांव से मछुआरों को बुलाकर मछली पकड़वा कर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें तो कैसा होगा? सर, वाह क्या आइडिया है सर। वैसे भी इस तालाब की जगह को तो कोई नहीं खरीदेगा। फिश बिजनेस रखा तो इसे खूब पैसे कमा सकते हैं। फिर वहां से चले गया। उस रात वो सारे गांव वाले चौपाल के पास इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। आप सब क्यों दुखी हो रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस समस्या का एक उपाय सोचा हूँ। आप सब कल शाम तालाब के पास आइए। वो उपाय क्या है मैं दिखाता हूँ। ये क्या करने वाला है? यूं सोचने लगे। अगले दिन शाम सब उस तालाब के पास गए। नूतन उस तालाब के किनारे पर एक गड्ढा बनाया। करीब 4-5 पाइप्स को आधा पानी में आधा इस गड्ढे में रखते हुए बांधा। इसके इर्द गिर्द वो घट से मिट्टी भरा जिससे ये पाइप हिले नहीं। फिर उस गड्ढे में कुछ मछलियां और कुछ कीड़े को चारे की तरह उस गड्ढे में डाला। पाइप के दूसरी तरफ भी जो पानी में था मछलियों के लिए कुछ चारा रखा। वो गड्ढा फिर पेड़ की झाड़ियों से ढक दिया। ये सब सारे मछुआरे चकित होकर देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? कल सुबह 6 बजे सब यहाँ पर आना। क्या होने वाला है खुद ही देख लेना। अगले दिन सुबह सब वहां आए। नूतन पेड़ की झाड़ियों को हटाया। बस वो गड्ढा पूरा मछलियों से भर गया। सब हैरान रह गए। हम तालाब में तो नहीं गए लेकिन फिर भी मछलियां पकड़े। सब खुशी से तालियां मारे। इस तरह सारे मछुआरे तालाब के इर्द गिर्द गड्ढे बनाकर पाइप्स लगाए। वे हर सुबह आकर खुशी से मछलियां पकड़कर जाते थे। ये बात विक्रम बल्ला को पता चला तो वो उस तालाब के पास कलेक्टर और पुलिस को लेकर आया। ये क्या कर रहे हो? इतना कहने के बावजूद मेरे तालाब से मछलियां पकड़ोगे? इतनी हिम्मत? कलेक्टर जी तुरंत इन्हें अरेस्ट कीजिए। कलेक्टर जी, ये तालाब इन्हीं का ही मानते हैं, लेकिन इनमें जो मछलियां हैं वो तो इनके नहीं है ना। वो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। लॉ के मुताबिक हम तालाब में बिल्कुल नहीं गए, बाहर से ही ये मछलियां पकड़ रहे हैं। इसमें क्या गलत है बताइए? ओए क्यों रे, अब लॉ पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे हो? कह रहा था कि कलेक्टर। विक्रम जी आप रुकिए। वे जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये तालाब तो आपका है, इनमें रहने वाले मछलियां नहीं। और तो और इतना ज्यादा जायदाद रखकर भी बेचारे इन मछुआरा का पेट मारने का मन कैसे किया जी आपका?
अगर थोड़ा सा भी हृदय और दिमाग हो तो इस तालाब को छोड़कर जाइए, वरना फिर मैं खुद ही उन्हें और ज्यादा पाइप्स लाकर दूंगा, प्रोक्लाइनर से गड्ढे बनाऊंगा, फिर आपके कारोबार के लिए एक मछली तक नहीं बचेगी। कम से कम अभी इस तालाब को छोड़कर चले जाए तो कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाएगी। विक्रम सर झुकाकर चला गया। मछुआरे नूतन को ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किए। कलेक्टर भी नूतन को शेक हैंड देकर उसका अभिनंदन किए।